चलाओ। तो कल अपन ने ग्रेचुटी एक्ट में वो तुमने लिख लिया था कि वो वाला पोर्शन, तो कल जो हमने पढ़ा था। चलो, तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है ग्रेचुटी में दो चीजें। इसको थोड़ा सा जूम कर दे। तो आज, हाँ भाई, तो बेटा कल ग्रेचुटी में हम लोगों ने, जब तुम यार एक दिन लेट हो गया, कल क्या, कल का लेक्चर देखा नहीं, कि तुम देख लिया क्या? अब आज का लेक्चर तो सुन ही लो, कल का लेक्चर एक बार देख लेना, अगर एक्सेस अवेलेबल हो जाए यहां से तो देख लेना। हम ग्रेचुटी एक्ट पढ़ रहे हैं अभी। ग्रेचुटी एक्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि किस इंप्लॉय को ग्रेचुटी मिलनी होती है, किस, अभी आप क्या कल का भूल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। अभी इतना याद रखो कि अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जब आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तो ग्रेचुटी मिलेगी, यानी एक अमाउंट मिलेगा लमसम। ग्रेचुटी एक तरीके से आपको रिटायरमेंट का गिफ्ट है, समझे ना? गिफ्ट मतलब भी अब आपका आगे का जीवन सही चलता रहे, क्योंकि नौकरी तो अब रही नहीं, तो तनख्वाह मिलेगी नहीं, तो अब आगे का जीवन चलाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो ग्रेचुटी एक तरीके से आपको एक गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर, कि भैया आप तू अपना जीवन इधर को 10 लाख 20 लाख या जो भी अमाउंट बनता है वो दे देंगे, इसको आप कैसे भी यूज कर लो। एफडी करा दी, ब्याज मिल रहा है, उससे काम हो गया है। कोई मकान ले लिया, किराए की इनकम आ रही है, कोई खेती बाड़ी कर ली, तो अपना एक इनकम आती रहे। ये ग्रेचुटी देने का पर्पस होता है। तो अगर आप ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसके ऊपर ग्रेचुटी एक लगता है, तो आपको जब आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से तो ग्रेचुटी मिलेगी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आप सब एक बात याद रखें, किसी दिन अगर आप बाई चांस छुट्टी पे रहते हैं किसी भी कारण से, तो लेक्चर जरूर देख कर आया करो, वरना अगले दिन का लेक्चर, आप भी तो चलो कोई बात नहीं, तुम में से कई बच्चों को अभी एक्सेस भी नहीं है, ठीक है। जब प्रॉपर्ली एक्सेस हो जाए तुम्हें ऐप पे, तो अगली बार से ध्यान रखना, किसी भी दिन अगर छुट्टी पे रहो तो अगले दिन आओ तो पहले का लेक्चर जरूर देख कर आया करो। लिंक करने में आसानी रहती है, वरना अगले दिन क्लास में बैठने का कोई पर्पस नहीं निकलता, ठीक है। इतनी सी बात है बस। तो अब आपको हमने कल कहा था कि ग्रेचुटी आपको मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप वो कंडीशंस पूरी करोगे तो ही ग्रेचुटी मिलती है, वो कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो ग्रेचुटी नहीं मिलती, राइट। क्योंकि ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते ना यार, अब कोई साल 6 महीने के लिए काम करने आया तो ग्रेचुटी कैसे दे दे। तो हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, और उनमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस होने चाहिए। यदि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस दिए तो ही ग्रेचुटी मिलेगी, वरना नहीं। अब ये कंडीशन देखो, वैसे भी अगर हम देखें तो लेजिटिमेट है, इस कंडीशन में लॉजिक भी है। कम से कम इतने दिन तो आपने काम करा हो कि हम आपको ग्रेचुटी देने में थोड़ा सा हमें अच्छा लगे कि हाँ यार वाकई में इसने इतने साल तो कम से कम स्वामी भक्ति दिखाई। तो हमने बोला कि 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस अगर आप हो तो ग्रेचुटी मिलेगी, वरना ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब यहां 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, यानी ये लाइन पढ़कर आपके मन में जो विचार आ रहा है सबके मन में, ये वो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये रट लो, वो डिलीट कर दो। आप अभी समझ रहे होंगे 5 लगातार साल, क्योंकि मतलब ये निकल रहा है 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसे 5 साल, लिसन दिस केयरफुली, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कोई भी ऐसे 5 साल जिसमें आपने हर साल कंटिन्यूअस सर्विस दी हो, यानी जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ऐसे ही हो, आपने कुल मिलाकर फर्ज कीजिए 8 साल नौकरी कर ली, तो 8 में से कोई से भी हमें 5 ऐसे साल चाहिए जिनमें आपने पूरे साल कंटिन्यूअस सर्विस दी हो। ऐसे कोई भी 5 साल, जरूरी नहीं है वो लगातार हो, कोई से भी हो सकते हैं, पर हमें चाहिए 5 साल ऐसे जिसमें आपने, देखो कंटिन्यूअस 5 ईयर सर्विस नहीं है, कंटिन्यूअस 5 ऐसे ईयर जिसमें कंटिन्यूअस सर्विस हो। यू गॉट द डिफरेंस? 5 कंटिन्यूअस ईयर की बात मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है वो लगातार 5 साल हो। ये थोड़ा हार्श हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। अब देखो घर में काम आ जाता है, कभी कोई रीजन भी हो सकता है, कोई इंप्लॉई 2-5 महीने छुट्टी पे भी रहा, भगवान ना करे किसी तरह की कोई दुर्घटना घट गई। अब यार उसने तो बेचारे ने 4 साल काम करा होगा, 5वें साल में वो नहीं आ पाया, उसके तो पहले के 4 साल काम करना बेकार हो गया, ये तो कोई मतलब नहीं रहा ना यार। अब वो फिर 5 साल काम करे, फिर बीच में कोई घटना घट गई, तो फिर हमने कहा नहीं, इतना हार्श हम नहीं हो रहे, हमें 5 कोई से भी ऐसे साल चाहिए जिसमें हर साल आपने कंटिन्यूअस सर्विस दी। अब सवाल आता है कि ठीक है 5 कोई से भी साल ऐसे ले लेंगे, लेकिन पहले ये समझाएं कि ये कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है। यानी आप कब ये मानोगे कि इस पूरे साल मैंने कंटिन्यूअस सर्विस दी, ऐसा आप
कब मानोगे वो हम आपको आगे बताएंगे। नीचे एक पूरी कैलकुलेशन है इसके ऊपर, बहुत लंबी चौड़ी। देखो कहां पे, अभी कुछ नहीं बोलना है। कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years, एज यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग टेबल एंड देखो कितनी सारी कैलकुलेशन करनी है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आएगा कि किस साल को आप ऐसा बोलोगे कि इस साल मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी। आपका सवाल अभी 2 मिनट बाद लेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कौन से ऐसे साल को आप कंटिन्यूस सर्विस दी है मानोगे, जब ये सारी नीचे देख रहे हैं इतनी सारी चीजें कंडीशन पूरी होंगी तो माना जाएगा। और अगर आपकी पूरी नौकरी में ऐसे कोई भी 5 साल नहीं मिले टोटल, तो जॉब अब आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो इसमें गलती एम्प्लॉय की है। अब समझो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर 8 साल नौकरी करी, फर्ज कीजिए, तो कोई 1 आध साल ऐसा हो सकता है जब आप कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे पाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो लाजमी सी बात है, कभी कभी हो जाता है। पर आप कह रहे हो 8 में से 8 के साल ऐसे हैं कि मैं कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे पाया, यार ये तो फिर देखो आप समझो आपके पार्ट पे प्रॉब्लम है। ये तो आप ही जानबूझ के रेगुलर नहीं रहे, तो ग्रेचुटी के लिए तो आप वैसे भी डिजर्व नहीं करते, राइट। तो इसीलिए हमने 5 ही साल तो मांगे आपसे, हमने कौन से लंबे चौड़े मांगे। ये बात भेजे में जा रही है। यदि 5 कंटिन्यूस सर्विस वाले ईयर हो गए तो ग्रेचुटी मिलेगी। अच्छा, ग्रेचुटी कितने की मिलेगी? 5 साल की मिलेगी। ग्रेचुटी पूरे सालों की मिलेगी जितने साल नौकरी करी। मैंने आपको शुरू में एक चीज कहा था, दीदी आप ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब यहां मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि आप 5 साल 6 जगह नौकरी कर लो या 30 साल एक जगह नौकरी कर लो, ग्रेचुटी के अमाउंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। क्योंकि ग्रेचुटी हम अभी आपको पढ़ा रहे कब मिलेगी, कंडीशन कितनी मिलेगी तो मैंने बात ही नहीं करी ना। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, कब आप एंटाइटल्ड हो, राइट। इसलिए मैंने आपको जब लॉ का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था ना, जिस दिन आप थोड़ी उबासियां ले रहे थे, बोर हो रहे थे, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि फाउंडेशन की लॉ और इंटर की लॉ में जमीन आसमान का अंतर है। फाउंडेशन की लॉ छोटी सी है, बच्चों जैसी है, वहां बच्चों की तरह पढ़ना जाता है, वहां के प्रोविजन बच्चों के जैसे हैं। यहाँ के प्रोविजन ऐसे नहीं, यहाँ पे तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा प्रोविजन कब उड़ गया। इसलिए जितनी सेंसिटिविटी यहां चाहिए उतनी सेंसिटिविटी वहां नहीं चाहिए होती, और इसलिए यहां पे ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, राइट। तो बड़ा ध्यान से सुनना आप। 5 अभी हम सिर्फ पढ़ रहे कब मिलेगा की कंडीशंस, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेगी वो नहीं पढ़ाया, राइट। तो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 8 साल नौकरी करी और 8 में से 5 ऐसे साल हो गए जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी है, तो ग्रेचुटी 5 साल की नहीं मिलेगी, ग्रेचुटी 8 के हिसाब से मिलेगी। 5 साल तो वो कंडीशन पूरी करने के लिए, आपने 40 साल नौकरी करी, 5 ऐसे साल मिल गए तो ग्रेचुटी 40 साल के हिसाब से मिलेगी। 5 साल वाली कंडीशन तो ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चेक करने के लिए। क्योंकि अगर आपने 5 साल की ग्रेचुटी दी तो यार मैं नौकरी 12 साल करूं या 18 साल करूं, बराबर ही अमाउंट आएगा। तो फिर मैं काय के लिए 12 साल 18 साल नौकरी करूंगा, फिर तो बेकार है। ऐसे थोड़ी ना हो सकता यार। तो ये याद रखना, 5 साल की कंडीशन है, ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं उसके लिए। अब समझ गए मेरी बात, पक्का। अब 5 कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस हम जो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस का मतलब क्या है, ये भी आगे चर्चा करनी बाकी। अभी आप इतना समझ लें कि पूरे साल भर आप नौकरी पे आए हैं तो उसको कंटिन्यूस सर्विस बोलेंगे, इतना आप समझ लीजिए। यदि आप पूरे अभी बस इस पे सवाल नहीं पूछना, इस पे नहीं, क्योंकि तो अभी चर्चा करनी बाकी है ना बहुत सारी। अगर आप किसी साल पूरे साल आए हैं तो इसका मतलब वो साल आपने कंटिन्यूस सर्विस दी है। ऐसे कोई से भी हमें 5 साल दे देना, आप कोई से भी 5 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लेंगे बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग निकालेंगे ना। ऐसा नहीं कि 2 साल क्या वहां के, तो ग्रेचुटी देगा कौन आपको, एम्प्लॉयर देगा ना। तो उधर 2 साल पूरे कर आए, 2 साल इधर पूरे करे, और तीसरे वाले क्या एक ही साल पूरा करा, तीसरा वाला तो गया काम से, ग्रेचुटी इसको देनी पड़ रही है। ढोक तुम 4 मंदिरों में लगा कराए और बना जो रिजल्ट मांग रहे हो 5 मंदिर से मांग रहे हो, वहां तो अभी आए ही हो, ढोक भी नहीं लगाई अभी। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, हर ऑर्गेनाइजेशन वाइज। आप मेरे से सवाल ये पूछते कि सर मान लो अगर मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं, एक में मैंने 10 साल काम करा, एक में मैंने 8 साल काम करा, और दोनों जगह मैंने 5 ऐसे साल हैं जिसमें मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी। 10 साल जहां पे काम करा उसमें भी मेरे 7 साल ऐसे हैं या 8 साल ऐसे हैं, जहां मैंने 8 साल नौकरी करी वहां पे भी मेरे 6 साल ऐसे हैं। तो क्या मुझे ग्रेचुटी दोनों जगह से मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी।
दोनों जगह से ग्रेचुटी मिलेगी, लेकिन मिलेगी कितने के हिसाब से? एक जगह 10 साल के हिसाब से, एक जगह 8 साल के हिसाब से। एक ही जगह 18 साल काम करते तो वहीं से 18 साल के हिसाब से मिल जाती, बात तो बराबर ही आएगी। तो आप ये सोचो कि बार बार एम्प्लॉयमेंट बदलने से फायदा मिलता है, नहीं, बल्कि अगर आपने 5 साल से पहले एम्प्लॉयमेंट बदल लिया तो जरूर आप नुकसान में आ गए। यानी आप ये जो बार बार नौकरी बदलते हो ना, इसका नुकसान उठाना पड़ता है कि आपने आज 4 साल नौकरी करी, अब जैसे ही आपको कहीं और बढ़िया पैकेज मिला आप चले गए। आपने सोचा ही नहीं कि अगर 1 साल और काम कर लेता और ये पांचों मेरे अगर कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस होते तो भाई साहब यहां से जाता तो साथ में क्या लेके जाता। अब ये 4 साल आप करे, छोड़ के चले गए, ये बेकार हो गए। अब नए ऑर्गेनाइजेशन में तो फ्रेश स्टार्ट है, वो तो फ्रेश है, वो नहीं मानेगा कि आपने क्योंकि वो वाला एम्प्लॉयर मानता, वो ग्रेचुटी देता। नए में गए, वहां पर आपने 4.5 साल नौकरी करी, फिर छोड़ के आ गए, जीवन के 8.5 साल बर्बाद कर दिया आपने। अगर एक जगह नौकरी कर लेते तो ग्रेचुटी लेके निकलते। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, 90% लोगों को यह पता नहीं है, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, अनपढ़ लोगों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। 90% लोगों को यह पता ही नहीं है कि 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस चाहिए, इसलिए बार बार जॉब को स्विच करते हैं और ग्रेचुटी जैसे बड़े अमाउंट का नुकसान करवा के चले जाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो यार तो ग्रेचुटी मिली नहीं यार, अरे मिलेगी कहां से, तू एक कंपनी में टिका कहां, टिकता तो मिलती ना ग्रेचुटी, इसीलिए। समझ गए आप? समझ गए दीदी? हाँ भैया आप बताएं। पहले आप मुझे बताएं, कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था क्या? ठीक है, हाँ, नहीं कुछ नहीं बोलते, वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं, क्योंकि ग्रेचुटी 10 साल के हिसाब से मिलेगी। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब तो बताया नहीं अभी, कंटिन्यूस 7 साल नहीं चाहिए, हाँ कोई से भी 5 साल। तो आपका सवाल ये है खाली कि सर किस ईयर को ये मानेंगे कि मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी है। तो अभी आप इतना समझ लो कि जिस साल आप पूरे साल आए, आपने कोई छुट्टी नहीं करी है, वो छुट्टियों को छोड़ के जो आपको अलाउड दी, सैटरडे संडे है, नेशनल हॉलीडेज हैं, पिछले सालों में जो छुट्टियां आपको मिली, पीछे पड़ा था ना, बोली, या कोई फीमेल है तो उसके केस में मैटरनिटी लीव्स हैं, या कोई सरकार ने आदेश निकाल रखा है, उन दिनों में तो आना ही नहीं था ना, मैं नहीं आया थोड़ी ना है, आपने नहीं बुलाया, आपने बुलाया और मैं नहीं आया तो गड़बड़ है। तो आपने बुलाया और मैं आया, जितने दिन आपने बुलाया उतने दिन मैं आया, तो मतलब मैं कंटिन्यूस सर्विस में आया। साल में 365 में से आपने 245 दिन बुलाया, मैं पूरे 245 दिन आया हूं, तो मतलब मैं इस साल कंटिन्यूस सर्विस में हूं। सिंपल मीनिंग है। चलो छोड़ो आगे अपन क्या पढ़ेंगे, उसको मारो गोली आप। अगर आपने मुझे 365 में से 245 दिन बुलाया और मैं 245 दिन आया, इनमें से वो हटा देना जो मेरी पुरानी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा था वो आपको वर्किंग में मानना है, दोबारा पढ़ाऊंगा यहां पर भी, वो तो वर्किंग में है ना। कोई महिला मैटरनिटी लीव पर है तो वो तो वर्किंग में मानते हैं, तो उसको जोड़ के लेना। मैंने तब भी बताया था उनको वर्किंग डे में काउंट करना। उनको मिलाकर अगर मैं उतने दिन आया जितने दिन आपने बुलाया तो मैं कंटिन्यू सर्विस में हूं। एक भी दिन कम आए तो आप कंटिन्यू सर्विस में नहीं हूं, उस साल को हटा देंगे। ठीक है, जैसे 5 डेज की मैंने हॉलीडे करी और उसका पेमेंट कट चुका है, तो बेटा छुट्टी कर ली ना, तो आप नहीं आए ना कंटिन्यू सर्विस में, इसीलिए तो पीएलसीएल देते हैं, इसीलिए देते हैं पीएलसीएल कि आपको काम पड़ सकता है, काम पड़ेगा तो फिर हमने क्या कहा, पिछले सालों में छुट्टियां मिली थी ना, वो इस साल लो ना। अरे आदमी को ऐसे तो फिर मेरा कभी, आप समझो अगर मैं पूरे साल सैटरडे संडे हटा दूं तो 104 दिन हट गए, यानी 261 दिन बचे। आपके तो 261 दिन, अरे कैसे होंगे 261 दिन यार, आदमी बीमार भी पड़ता है, घर में शादी ब्याह भी होते हैं, 10 काम भी होते हैं। अब आपके तो 261 दिन नहीं आएगा तो हम तेरे क्या मान लेंगे, कंटिन्यूस ईयर नहीं है। तो भाई साहब वो तो किसी भी साल में नहीं होगा, तो मैं 2 साल क्या 10 साल नौकरी कर लूंगा तो भी मेरा कोई साल नहीं बैठेगा। तभी तो हमने क्या कहा आपको कि पिछले सालों की वर्किंग के बदले में साल छुट्टी दे रहे हैं ना, उसमें से एडजस्ट, उसको वर्किंग ही मानते हैं ना, उसमें से लो ना आप यार। साल की आपको हर महीने की 2 से 3 छुट्टियां मिल रही है, महीने की 2 छुट्टी पकड़ो तो साल की 24 छुट्टी मिल रही है, मोटा मोटी वैसे रफ कैलकुलेशन। तो तुमको अब यार तुम 24 से ज्यादा भी छुट्टियां करोगे तो साला एम्प्लॉयर तुमको छुट्टी के पैसे देगा या काम करने के पैसे देगा? काम करेंगे नहीं और ग्रेचुटी चाहिए, ऐसे कैसे होगा यार? एम्प्लॉयर सैटरडे संडे को बुला नहीं रहा, अलग से 24 छुट्टी भी दे रहा है, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, और तुम साल में आ रहे हो 200 दिन, और फिर एम्प्लॉयर से उम्मीद कर रहे हो कि मुझे क्या दे दे, ग्रेचुटी दे दे। आप खुद के दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या ये लॉजिकल है? क्या नहीं ना। तुम्हारी सुविधा का ध्यान रखा ना,
तुम्हारी सुविधा का ध्यान रखा। फिर इसलिए पिछले चैप्टर में कहा था और अभी भी यहां बोल रहा हूं, जिस दिनों में आपको छुट्टी अलाउड है उसको वर्किंग डे में काउंट करते हैं। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? अभी घबराने की बात नहीं, कंटिन्यूस छुट्टी पर अभी बहुत सारा चर्चा होगी, इसलिए इतना परेशान मत हो। तुम अभी पता है कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम अभी कंटिन्यूस लीव पर फोकस कर रहे हो। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर 5 साल ऐसे हैं जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, बात खत्म। आप इस पे अभी क्यों जा रहे हो कि कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? वो मैं भी पढ़ाऊंगा भाई, आगे पढ़ाऊंगा भी, वो पढ़ना है, उस पर बहुत सारी चर्चा करनी है, बहुत सारा डिस्कशन करना है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है, सिंपल सी आखिरी बार बोल रहा हूं, 7वीं बार और आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर आपने अपनी पूरी नौकरी के दौरान 5 ऐसे साल हैं जिनमें आप कंटिन्यूस सर्विस दिए हो तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, खत्म कहानी। कितने दिन के हिसाब से मिलेगी? जितने साल आपने नौकरी करी है। 8 साल नौकरी करी, 8 साल के हिसाब से, 10 साल करी 10 साल के हिसाब से, 4 साल करी नहीं 4 साल नहीं, 4 साल करोगे तो ग्रेचुटी मिलेगी नहीं, क्योंकि 5 तो कंटिन्यूस सिर्फ सर्विस ही चाहिए, तो 5 तो मिनिमम ही होंगे, 5 से कम तो होंगे ही नहीं, राइट। 6 है तो 6, 12 है तो 12, 16 है तो 16, 20 है तो 20 के हिसाब से मिलेगी आपको। समझ गया मेरी बात? नहीं समझे? पक्का? सोच लो आराम से, चले आगे है। अच्छा, अब ग्रेचुटी मिलती कब है? ग्रेचुटी मिलती है 4 केसेस में। ये चारों केस हुए जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेचुटी मिलती तब है जब जाओगे, उससे पहले नहीं मिलेगी, ये तय है। पहला डेथ, आदमी निपट लिया, ग्रेचुटी लेके जाएगा, वो लेके नहीं जाएगा, घर वाले लेके जाएगा। वो कहां लेके जाएगा? वो तो खुद ही चला गया, तो घर वालों को मिलेगी। आई बात समझ में? सवाल नहीं पूछना जब तक मैं ना बोलूं, क्योंकि मुझे पता है तुम सवाल क्या पूछोगे, इसलिए पूछना नहीं। डेथ। दूसरा, परमानेंट डिसेबलमेंट ड्यू टू द एक्सीडेंट इन वर्किंग। इसको छोड़ ही दो, तुम एक काम करो, वरना तुम यही देखते रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। आदमी की डेथ हो गई, ग्रेचुटी मिलेगी। सेकंड, परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब आदमी काम करने के लायक ही नहीं रहा, लेकिन ये परमानेंट डिसेबिलिटी वर्किंग के दौरान हुई है, जहां पे आप काम करते हो ना, वहां कोई हादसा हुआ, उसकी वजह से आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, अब आदमी काम नहीं कर सकता, तो ग्रेचुटी मिलेगी। बात समझ में आ गई? तीसरा, एक वर्ड होता है सुपर एन्युएशन। आज के बाद अब जो बोल रहा हूं ध्यान रखना, क्योंकि तुम हो पढ़े लिखे। आम आदमी के लिए सुपर एन्युएशन इजिकल्स टू रिटायरमेंट होता है, हमारे लिए दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। आम आदमी सुपर एन्युएशन शब्द जानता ही नहीं है, वो जानता है रिटायरमेंट। जब भी आप नौकरी करते हैं तो आपके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उसमें एक ईयर लिखा होता है, एक एज लिखी होती है, उस एज के बाद आपको नौकरी से हटना पड़ता है, राइट। यह आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा, चिंता नहीं करें, लिखा होगा, कंफर्म 200% लिखा होगा, कोई डिलेमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो डोंट आस्क मी एनी सिली क्वेश्चन, सर नहीं लिखा हो तो क्या होगा? लिखा होगा, 100% तय है, लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए आप? आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा कि आपको कितनी एज होने पर नौकरी से हटना पड़ेगा। कहीं 60 साल लिखा होता है, कहीं 58 साल लिखा होता है, कहीं 65 साल, कहीं जो भी है, ठीक है। कहीं 35 साल ही होता है, पता है आपको? 35 साल, हाँ, एयरफोर्स में होता है। जो पायलट्स होते हैं ना, उनके लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम, ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं, एयरफोर्स में सबके लिए पायलट, क्योंकि जो फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, कोई स्कूटर नहीं चला रहे, फाइटर प्लेन चलाते तो आपकी आईज वगैरह सब परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। 35 साल बाद के आदमी की 50 बीमारियां लग जाती है, किसी के बीपी हो रहा है, किसी शुगर, फ्लाइट उड़ा रहे और शुगर बढ़ गई, सीधे आप पाकिस्तान में लैंड हो गए, फिर आपके अलावा पूरे देश की शुगर बढ़ जाएगी, मोदी जी की पहले बीपी बढ़ेगा। समझ गए आप? तो नहीं कर सकते ना ऐसे अलाउ। और जब फाइटर जेट उड़ाते हो तो आपको डिसीजन क्विक लेने पड़ते हैं, तो वो अब समझो ना एक पर्टिकुलर एज, तो उन्होंने 35 इयर्स एज फिक्स कर दी कि भैया पायलट्स के लिए 35 इयर्स द मैक्सिमम एज, फाइटर पायलट्स के लिए। आगे बात समझ में? तो सब नौकरी में अलग अलग होती है। उस एज पर आप जब नौकरी से हटते हो उसको रिटायरमेंट नहीं कहा जाता, सुपर एन्युएशन कहा जाता है। पर यह दुर्भाग्य है कि भारत का हर आदमी इसको रिटायरमेंट बोलता है, हर आदमी बोलता है रिटायरमेंट। आप पढ़ लिखे ना, अब समझदार हो गए ना, अब आप गलती मत करना, आप इसको क्या बोलेंगे? सुपर एन्युएशन। इसके अलावा अगर आप किसी और वजह से नौकरी से हटते हैं तो उसको रिटायरमेंट कहा जाता है। जैसे आपको नौकरी से निकाल दिया, जैसे आपने रिजाइन कर दिया, जैसे आपने कोई और ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आपको हटाना पड़ा या हटना पड़ा,
उसको रेजिग्नेशन, उसको रिटायरमेंट कहा जाता है इधर एक्ट में। ठीक, तो चार ही चीजें, डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, वो भी कहां आनी चाहिए, ड्यूरिंग द वर्किंग। तीसरा सुपर एन्युएशन, चौथा रिटायरमेंट, पांचवा कोई केस बचा ही नहीं क्योंकि बाकी बचे कुछ केस किस में आ गए, रिटायरमेंट वाले में आ गए। तो इन चार चीजों में आपको क्या मिल जाएगी, ग्रेचुटी मिलेगी। लेकिन कंडीशन हमारी वो है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कितने साल काम करा हो, 5 ऐसे साल दिए हो जिनमें आपने हर साल कंटिन्यूस सर्विस दी। लेकिन अब डेथ पे तो किसी का हाथ नहीं है। कोई आदमी नौकरी पे जा रहा था, बढ़िया, रास्ते में डेथ हो गई, अब 4 साल की नौकरी हुई थी, उस बेचारे की गलती क्या है मुझे बताओ, निपट लिया, अब क्या करें, है वो रोज भगवान को याद करता था, आज भगवान ने जरा सा याद कर लिया, भगवान ना करे, ऐसे मजाक की बात है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे नहीं हो, ठीक है, भगवान माफ कर। अब मुझे बताओ, आप करो 4.5 साल की कंडीशन पूरी नहीं करी, अरे तो भाई उसमें वो क्या करे यार, ये तो उसके साथ, उसके क्या फैमिली के साथ जाती नहीं होगी क्या यार। तुम्हारे यहां काम करने के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई हादसा हो गया, और आप कहते हो 5.5 साल की कंडीशन पूरी नहीं करी, ये तो गलत बात है ना। तो हमने क्या बोला, इन 2 केस में 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगानी, यहां नहीं लगा सकते। लेकिन एक कंडीशन सब में कॉमन है, ग्रेचुटी मिलेगी उतने साल की जितने साल नौकरी करी। अब तुम्हारी किसी व्यक्ति की डेथ अगर 4 साल के बाद हो गई तो ठीक है, हमने आपको रिलैक्सेशन दे दिया, 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो ग्रेचुटी दे देंगे। लेकिन ग्रेचुटी मिलेगी तो 4 साल की ना यार, वो तो 4 साल के हिसाब से मिलेगी, वो हम आपको थोड़ी ना 5 साल के हिसाब से दे सकते। कोई डिसेबिलिटी आ गई 2.5 साल बाद ही, नौकरी ज्वाइन करने के 2.5 साल बाद ही डिसेबिलिटी आ गई, अब आ गई तो आ गई यार, क्या करें, तो ग्रेचुटी 2.5 साल के हिसाब से मिलेगी। यही बड़ी बात है कि हमने 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन बाकी जगह लगानी पड़ेगी। इसलिए बेटा ध्यान रखना, VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज होता है एक, आदमी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देता है, उसको सुपर एन्युएशन नहीं बोलते, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो उस एज पर नहीं हुआ जो एज उसमें थी, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट की कैटेगरी में आता है। वो कभी भी 50 साल की उम्र से पहले नहीं होता, ध्यान रखना। और उसमें भी अगर तुम्हारे 50 साल की एज के बाद ही होगा, जब तुम VRS ले रहे हो और 5 साल से ऊपर नहीं काम करा तो तुम्हारे को ग्रेचुटी नहीं मिलेगा, सिर्फ सोच समझ के VRS लेना होता है। यानी आपकी नौकरी लगी 47 साल की उम्र में किसी कंपनी में, और 50 की उम्र में तुमने VRS ले लिया, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी इस कंपनी के अंदर। क्यों लिया VRS, 2 साल और रुक जाते, पहले चेक कर लेते कि 5 ऐसे साल है ना जिसमें कंटिन्यूस सर्विस है, तो फिर आपको ग्रेचुटी मिलती है। अब आप पहले चले गए तो नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि VRS आदमी अपनी मर्जी से लेता है, कोई जबरदस्ती आपको नहीं निकाला जा रहा है, कोई डेथ नहीं है, कोई सुपर एन्युएशन, वो परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है जो हम 5 साल वाली कंडीशन ना लगाए, यहां तो लगेगी। समझ में आ गई बात। तो इन 4 केसेस पे आपको ग्रेचुटी मिलेगी। अब आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं बीच में रोक के, अगर किसी को पूछना हो तो। चलें आगे, कोई डाउट नहीं, चलो अब आते हैं वापस से। देखो यहां पे हमने लिख दिया, डेथ के केस में मिलेगी इन परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट इन वर्किंग। आगे क्या लिखा है, इन अबव कंडीशन 5 इयर्स जो कंडीशन है इज नॉट एप्लीकेबल, वो नहीं लगानी। सेकेंड सुपर एन्युएशन मीनिंग आगे लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन अटेन द एज एज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या हो रहा है, बार बार रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है इस पे। इफ एनी पर्सन अटेन द एज, कौन सी एज, एज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन विच ही सीजेस टू वर्क, जो एज आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी है, जिसके अटेन होने पर यानी जिसके प्राप्त होने पर आप नौकरी से हट जाएंगे, उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। और जिस दिन सुपर एन्युएशन होगा उस दिन आपको आपकी ग्रेचुटी मिलेगी। लास्ट, रिटायरमेंट इफ एनी एम्प्लॉय सीजेस टू वर्क, सीजेस का मतलब होता है हट जाना, सीजेस टू वर्क फॉर द रीजन अदर देन सुपर एन्युएशन, चाहे रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, और भी कोई कारण हो सकता है, सारे कारण बच्चे कुछ इसमें आ गए, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। चारों में से कोई भी कंडीशन हो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। करेक्ट, बात समझ में आ रही है। अच्छा, नॉमिनी को मिल जाएगा, नहीं डेथ वाले केस में कंडीशन में लगाई गया है, तो डेथ वाले केस में लिखी क्या है कंडीशन, आप देखो ना ध्यान से, ये तो परमानेंट डिसेबिलिटी में लिखी है, डेथ वाले में तो डेथ है, चाहे ऑफिस से घर जा रहे हो ऑफिस से, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी मरो आप आप कहां निपटे हो, चलते सड़क पे टैब भूल गए आप, हार्ट अटैक आ रहा है ना आजकल तो बड़ा। कल आज न्यूज़पेपर पढ़ा, गुजरात में एक 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, तो देख लेना भाई, पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। क्या जी, तीसरी क्लास की छात्रा थी मात्र, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लिया दीदी ने,
काफी स्ट्रेस में आ गई, तो उस चक्कर में आप नहीं ले लेना, ठीक है? मस्त रहना तुम तो। नहीं, तुम तो वैसे ही मस्त रहते हो, तुम बोले सर हम ले भी नहीं रहे। आपको स्ट्रेस होता रहेगा कि हम आ गए आपकी क्लास में, अब हम नहीं आए तो आपको, हम तो स्ट्रेस लेते ही नहीं। हम तो आते ही क्या एक दिन छोड़ के एक दिन है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ दीदी, आप पर्सनली मत लेना कहीं आप, क्योंकि आपके अलावा और भी हैं। दिखाओ आप अगर टर्न लोगे तो एक आध तो मैं गिनवा दूंगा आपको। तो आप अकेले नहीं हो इस पूरी जमात में, ये सारे हैं। और ये जो नए नए ना, अभी ये 2-4-5 दिन तो आ रहे हैं, ये एक आध दिन बाद ये भी इसी डर्रे पर आ जाएंगे, सर आज फीलिंग वेरी कोल्ड सर, तो सर सुबह उठा ही नहीं गया। हाँ तो चिंता है, देखो पीछे भैया बैठे, वो भैया कोने में उनके, वो तो तू हमें बता रहा है, उनके बगल में दीदी बैठी हैं, दीदी के बगल में एक भैया बैठे, उनके पीछे एक दीदी बैठी हैं। ये सारे एक जैसे बेटा, आप अकेले नहीं हो, तो डोंट टेक इट पर्सनली, है ना? हाँ, सारे एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं ये। हाँ चलो खैर, ऐसी तुम एक तो मेरी बात को ज्यादा ऐसे सीरियस नहीं, मतलब मेरी आदत ही ऐसे मजाक करके पढ़ाने की, तो पर्सनली मत लेना, ईगो हट मत कर लेना अपना। ईगो हट कर लिया, फिर वो रोज तो गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, एक दिन सीढ़ियों से दिखे, और एक ही दिन पहले मैं तुमको डांटा और सीढ़ियों में देखे, मैंने ऐसे देखा और बोले क्या हो गया यार, कल तो गुड मॉर्निंग बोल रहा था, आज नीचे देखते गर्दन फेर ली या झुका के निकल गए। मैं कह रहा हूँ यार क्या हो गया यार, कल तक तो छोरी गुड मॉर्निंग बोल रही थी, देख भी नहीं थी यार, है? तो ऐसे नहीं कर लेना, ईगो वीगो हट नहीं कर लेना अपना ज्यादा फालतू, क्या है, ठीक है ना? ये तो ऐसी हंसी मजाक तुमसे कर लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, मेरा नहीं तुम्हारा। मैं तो मेरा स्ट्रेस यहाँ रिलीज कर देता हूँ, घर से लाता हूँ भर के, सुबह सुबह इकट्ठा, जैसे लोग कचरा फेंकने जाते, हम शादीशुदा लोग क्या घर से स्ट्रेस लाते हैं और तुम्हारे ऊपर निकाल देते हैं। टीचिंग करने का सबसे अच्छा फायदा यही है, स्ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या एक टारगेट मिल जाता है। तो आज स्ट्रेस ज्यादा, तो एक बच्चे को लपका दिया बुरी तरीके से, और बच्चा कह रहा साला गलती क्या थी, वो नहीं थी, आज तेरा नंबर था बेटा। और किसी दिन ज्यादा स्ट्रेस है तो पूरी क्लास को लपका दिया, दे लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते यार, बच्चे कह रहे पागल हो गया आज ये, आज इसका, वो पागल नहीं बेटा, समझ जाना, रात को लड़ाई हुई है, सुबह नाश्ता मिला नहीं है, टिफिन मिला नहीं, और भयंकर स्ट्रेस है, और घर जाके पिटने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आदमी स्ट्रेस निकाल के जा रहा है, तो तुम हैंडल कर लेना, थोड़ा सा कोऑपरेशन कर देना ना, ये बराबर चलता रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। चलो, तो ये 4 केस। अब दूसरी बात आती है, ग्रेचुटी मिलेगी किसको, ठीक है ना? वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये देखिए, अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो लाजमी सी बात है कोई नॉमिनी आएगा, उसका लेने के लिए खुद नहीं आ सकता। लेकिन अगर रिटायरमेंट है या सुपरएन्यूशन है तो खुद भी ले सकता है ना? देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ रिश्तों की बात की जाएगी, तो ये रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीदी पानी पी लो पहले आप, क्योंकि इसके बाद में पानी फैल सकता है। अरे सच में फैलेगा, रुको बताता हूं भी। टू होम ग्रेचुटी इज पेबल टू हिज रिलेटिव्स इफ एम्प्लॉय इज डिजीज्ड और डिसेबल्ड। डिजीज मतलब डेथ हो गई, तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है, तो किसको मिलेगी ग्रेचुटी? रिलेटिव को, यानी नॉमिनी को। अब यार दोनों बात क्यों लिखी है, रिलेटिव और नॉमिनी? जब मैंने नॉमिनी बना दिया तो रिलेटिव से क्या मतलब बताऊंगा, अभी इतना 2 मिनट का समय दीजिए बस। नॉमिनी को ग्रेचुटी मिलेगी, करेक्ट, अगर डेथ है या वो है डिसेबिलिटी है, ठीक है? किसको मिलेगी? नॉमिनी को। किसको मिलेगी? नॉमिनी को। अभी देखो, इट टू एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद को। इन अदर केस कौन से बचे? रिटायरमेंट, या तो आप तो जिंदा देना यार, रिटायरमेंट और सुपरएन्यूशन में आदमी जिंदा है ना, खुद ले सकता है ना ग्रेचुटी। खुद ले सकता है का मतलब ये नहीं कि वहां जाके ऐसे लेकर आना है, ये कोई आपको 5वीं क्लास में फर्स्ट आने का प्राइज नहीं मिल रहा जो स्टेज पे जाके लेना। खुद लेने का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। खुद जाके लेने का मतलब ये नहीं कि आपको जाके हाथ से लेकर आनी है ग्रेचुटी का चेक। खुद लेने का मतलब हमारा ये है कि आपके ही खाते में ग्रेचुटी का पैसा जाएगा, नॉमिनी के खाते में नहीं जाएगा। अरे जब आप जिंदा हैं और सही हैं तो यार नॉमिनी के अकाउंट में कैसे डालेंगे? डिसेबिलिटी होती है या डेथ हो गई तो नॉमिनी के खाते में पैसा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, मेरे हिसाब से कोई इस पर लॉजिक नहीं। इसको बस यही छोड़ दो आप, ये बात खत्म। अब आता है बड़ा मुद्दा। बड़ा मुद्दा क्या है? नॉमिनी किसको बनाना है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी किसको बनाना है, ठीक है? अगर डेथ है या डिसेबिलिटी तो पैसा मिलेगा नॉमिनी को। नॉमिनी कौन होगा? नॉमिनी बेटा सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव बन सकता है। कौन बनेगा? रिलेटिव। रिलेटिव के अलावा कोई और नॉमिनी नहीं बनना चाहिए,
किसी और को अगर आपने नॉमिनी बनाया तो वो नॉमिनेशन इनवैलिड है। समझ गए क्या? इसलिए हर आदमी को अपनी नौकरी लगने के 1 साल के अंदर अंदर नॉमिनी का नाम देना होता है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कब टै बोल जाओ पता नहीं ना। अभी हम कहां ढूंढेंगे आपका नॉमिनी? तो एक कंडीशन लगा दी कि भैया जिस दिन नौकरी करा उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको नॉमिनी का नाम बता देना है। करेक्ट? अगर आप जिंदा रहे यानी आपका रिटायरमेंट हुआ या सुपरएन्युएशन हुआ तो आप ही को दे देंगे। यदि डेथ हो गई, डिसेबिलिटी आ गई तो नॉमिनी को देंगे। लेकिन नॉमिनी होना कौन चाहिए बेटा? रिलेटिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव। अगर रिलेटिव के अलावा किसी को नॉमिनी बनाया तो नॉमिनेशन क्या होगा? इनवैलिड। लेकिन अगर सोचिए किसी का कोई रिलेटिव है ही नहीं, तो अनाथ है कोई व्यक्ति, तो फिर किसी को भी बना सकते हैं। फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बना दो, मेरा दिल जिगर सब तेरा, तो मेरी ग्रेचुटी भी तेरी, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब गर्लफ्रेंड प्रार्थना करिए कब निपटे तो ग्रेचुटी मिले है। हाँ, ये परसों बेंगलोर में घटना हो गई। एक आदमी ने, एक लड़के ने एक लड़की को बस उतरी थी, यू नो, ये थोड़ा डेंजरस मामला है। वो ग्रेचुटी वाला होगा मेरे को लगा। खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन इसमें भी लोचा है। अभी सवाल नहीं पूछना है, अभी मैं जो याद करके आया हूं पहले मैं पूरा बोलूंगा फिर बताएंगे, ठीक है? अब मान लो उस आदमी की हो गई बाद में शादी, लेकिन उससे नहीं हुई। हाँ, अब गड़बड़ हो गई। लेकिन देखो इसमें एक लफड़ा है, पहला पहला ही होता है। अरे इसमें हंस क्यों रहे हो यार? सही बात है, ये सही बात नहीं है क्या? पहला पहला होता है, मिले ना मिले दिल में हमेशा रहता है। अब शादी हो गई कहीं और, लेकिन भाई का प्रेम जा नहीं रहा, तो भाई ने नॉमिनी में नाम चेंज नहीं कराया। कितना मतलब लीचड़ किस्म का व्यक्ति है। शादी हो गई लेकिन पहली वाली जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम नहीं हटाया, नॉमिनी में वही चल रही है। पत्नी का नाम नॉमिनी में नहीं लिखा, अब निपट लिया। 15 साल की नौकरी के बाद निपट लिया, है ना? 5 साल कंटिन्यू सर्विस थे। अब ग्रेचुटी किसको मिलेगी? नॉमिनी। गलत जवाब। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, रिलेटिव के अलावा किसी का भी नाम लिखोगे इनवैलिड, बोला था ना। शादी होने के बाद तो रिलेटिव आ गए ना। अब रिलेटिव किसको मानोगे? गर्लफ्रेंड को या पत्नी को? लीगली तो पत्नी को ही मानना पड़ेगा ना यार, नहीं ना? तो वो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया आपका। जिस दिन शादी हुई ना उस दिन, अब पत्नी और गर्लफ्रेंड लड़ रहे, पत्नी कह रही आई डोंट केयर। मेरा एडवाइजर दिलीप गुप्ता जी है, उन्होंने बोल रखा है कोई चिंता की बात नहीं, पैसे मैं दिला दूंगा, 10% कमीशन लूंगा। क्योंकि नॉमिनी कौन बन सकता है? सिर्फ रिलेटिव। चिंता की कोई बात ही नहीं है, गर्लफ्रेंड का कोई क्लेम बनता ही नहीं है, ठीक है? उसी से शादी हो गई तो फिर बात ही खत्म। लेकिन उस केस में भी आपको वहां लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने लिखवा रखा था नॉमिनी में जो भी नाम था, आगे गर्लफ्रेंड, उसको हटवा के लिखवा देना वाइफ। पता चला वही गर्लफ्रेंड वाइफ है, लेकिन वाइफ को नहीं मिल रहा, बोले क्योंकि आप वाइफ हो, बोले मैं ही गर्लफ्रेंड थी, हम नहीं, एविडेंस। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नाम चेंज करा लेना। समझ गए? अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव में कौन आता है? ये भी एक बड़ी समस्या है। तो देखो नॉर्मल रिलेशनशिप तो मैं बता देता हूं आपको, जैसे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, ठीक है, बच्चे अपने, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा एक दो लोग और आते हैं, उसके लिए हम आपको रिलेटिव की आगे डेफिनेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स में अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग है, ग्रेचुटी एक्ट, सब जगह अलग अलग है। मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, कंपनी लॉ वाले सर कुछ और पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स वाली मैडम कुछ और पढ़ाएंगी, क्योंकि एक्ट के हिसाब से चलता है। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन इधर उधर चेप नहीं सकते। कल को मैं यहां पढ़ाऊं, तुम टैक्स वाली मैडम से लड़ लो, बोले सर नहीं मैडम ये तो आता ही नहीं है रिलेटिव में, दिलीप गुप्ता ने बताया था नहीं आता, और लड़ रहे हो तुम पागल हो। मैडम करिए आता है भाई, और नहीं आता, लॉ वाले सर से लड़ रही है। नहीं भाई, सब जगह अलग अलग है, वो जो बता रहे हैं वो फाइनल है उनके वाले एक्ट के लिए। समझ गए मेरी बात? चौथा, मान लो नॉमिनी आपने माइनर को बना दिया, समझ गए, बच्चे को बना दिया। मान लीजिए किसकी पत्नी एक्सपायर हो गई या पति एक्सपायर हो गया, बच्चे ही है, अब वो माइनर है, और आदमी देखो भरोसा कर नहीं सकता आज के जमाने में किसी पे, तो नॉमिनी माइनर। अब लेकिन माइनर को पैसे नहीं दे सकते, तो ऐसे केस में आप जो अगर डेथ हो जाती है, जब तक नॉमिनी माइनर ही रहता है, तो वो पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा, उस समय नहीं मिलेगा।
सरकार उसको अपने पास एक फंड में जमा कर लेगी, बकायदा उस पर ब्याज मिलता रहेगा, वो सब चलता रहेगा। जिस दिन नॉमिनी मेजर हो जाएगा उस दिन उसको पैसा दे देंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हो, अब पूछो सवाल। सर अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 5 साल पूरे होने से 2 महीने पहले ही निकाल दिया तो फिर ग्रेजुटी की ड्यूटी नहीं मानी। अगर आपको बाहर निकाल, सवाल अच्छा है ये बहुत सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी जानबूझ के ऐसा कर रही है कि वो 5 साल, उसको पता है 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर इसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, तो जानबूझकर 2 महीने पहले कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया। अगर कंपनी ने वैलिड रीजन नहीं दिया है आपको बाहर निकालने का तो ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। हाँ। जितने साल नौकरी पे रखा, चाहे आप मुझे 4 साल 10 महीने की दो, 2 महीने पहले निकाला ना, लेकिन देनी तो पड़ेगी। आप वो 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगा सकते इन केस कंपनी के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है नौकरी से निकालने का। राइट, वैलिड रीजन है तो एक अलग बात है, आप फ्रॉड में लिप्त पाए गए, कंपनी में उधम मचा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी समझते हो, यूनियन बना ली, सारे एम्प्लॉयज को भड़का रहे हो, दंगे, फिर तो निकालेंगे ना बाहर। या आपने कोई बहुत भारी नेग्लिजेंस कर दिया, कोई ऐसी गलती, तो वो एक अलग बात हो गई। रीजन नहीं है ना तो आप निश्चिंत रहो, ग्रेचुटी मिलेगी। ठीक है, चलें आगे। हाँ हाँ, कौन? अच्छा है, हाँ, वाइफ को मिलेगा ना। तू कह रहा है वो गर्लफ्रेंड से बाहर ही नहीं आया, आता ना बाहर तो प्रोविजन समझ में आता तेरे को। तू अटक गया गर्लफ्रेंड पे, तेरे को याद आया यार मैं क्या करूं, मेरी वाली को बनाऊं या शादी करके बनाऊं। मैंने बोला था उस केस में नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाता है, चेंज कराने की जरूरत नहीं है। कौन? तो फिर यार शादी से पहले एक्सपायर हो गया तो वाइफ कहां से होगी? तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, वो तो कह रहे दोनों हैं। आप समझे, पहले मैं दीदी को निपटा दूं। शादी से पहले गर्लफ्रेंड ही कहलाती है बेटा, शादी से पहले वाइफ कैसे होगी? हाँ तो उसमें तो लफड़ा ही नहीं है ना। ये यार फिर वो क्यों इनवैलिड होगा? फिर तो प्रोविजन कचरा हो गया पूरा का पूरा। अगर फिर तो मतलब क्या गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, देख जानू, यू आर माई स्वीट हार्ट, जस्ट फॉर यू आई एम पुटिंग योर नेम एज अ नॉमिनी इन माई ग्रेचुटी। बस बोले मिलेगा कुछ नहीं, बेचारी गर्लफ्रेंड प्रार्थना करिए, 11 सोमवार करे, 21 जो है ना बृहस्पतिवार के व्रत करे कि निपट ले, निपट भी गया। बाद में पता चला उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया, ग्रेचुटी मिली नहीं, नॉमिनेशन इनवैलिड। अरे उस थोड़े नॉमिनेशन इनवैलिड होगा यार, वो तो जब शादी हो गई तो ऑटोमेटिकली गर्लफ्रेंड का। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, आकाशी, क्या नाम है, आक्षी, आक्षी, 1 मिनट रुक जाओ बेटा ना, 1 मिनट इनको बच्चों को जरा निपटा दूं, ये बहुत परेशान कर रहे हैं ये ना, ये जरा सवाल नहीं खत्म हो रहे इनके। उसकी गर्लफ्रेंड वाला सवाल ले लें एक बार। हाँ शादी हो गई ना, हाँ ठीक है, तो अरे यार सवाल ऐसे पूछो ना, आप सवाल तो अच्छा पूछ लो लेकिन सवाल को पूछने का तरीका गलत है। सिंपल क्वेश्चन था, आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये सिंपल इतना पूछना चाहते, इसमें गर्लफ्रेंड और ये वाला केस बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल है। अगर कोई आदमी रिलेटिव्स तो है कोई भी हो रिलेटिव, क्या फर्क पड़ता है, वाइफ हो या कोई भी हो रिलेटिव है, पर उसने किसी का नाम नॉमिनी में नहीं लिखा। अरे हाँ बेटा वही केस है, मैं आपकी बात समझ गया, अभी आपका सवाल का जवाब इसी मिलेगा। आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनो पहले, आपके सवाल का जवाब इसी में मिलेगा। मैंने क्या बोला, रिलेटिव तो है लेकिन आपने नाम नॉमिनी का नहीं दिया, करेक्ट, तो फिर पैसा किसको मिलेगा? तो बेटा फिर कोर्ट डिसाइड करता है आपका नॉमिनी क्या होगा। अब इसी को आपके सवाल पे ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का नाम दिया था, पत्नी आ गई क्योंकि शादी हो गई किसी और से, ठीक है, तो फिर आप यही वाला केस आया ना, क्योंकि जैसी आपकी शादी हुई गर्लफ्रेंड वाला नॉमिनेशन तो इनवैलिड हो गया, तो 0 नॉमिनेशन, और पत्नी का नाम आपने दिया नहीं, तो इसका मतलब क्या निकला कि रिलेटिव तो है लेकिन नॉमिनेशन। तो मैं भी तो वही बता रहा हूं। अरे बेटा सुन ही नहीं रहा है ना तू बात को, फिर देखो मेरी बात सुनो, जब कोई सवाल पूछो ना बेटा तो सामने आपके सवाल यहां घूमता रहता है, तो आपके आंसर सुनते नहीं। मैंने बोला अभी कि उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा आपका नॉमिनी कौन होगा। कोर्ट क्यों डिसाइड कर रहा है? क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है इसलिए तो डिसाइड कर रहा है ना। अगर ग्रेचुटी नहीं देंगे तो फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा ही क्यों नॉमिनी किसको मानना है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे यार? बेटा देखो ऐसे मैं नहीं पढ़ाता यार, मैं ना देख 12th की क्लास नहीं ले रहा हूं, समझ,
कि मैं आपको एक लाइन में आंसर यहां ना, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं चल रहा है हमारा। यदि कोई सवाल पूछा है तो उससे रिलेटेड पूरा प्रोविजन ही समझाऊंगा मैं, आपको लॉजिक समझना ही पड़ेगा। ये कोई फाउंडेशन की क्लास चल रही है कि सर आप तो हाँ ना बता दो। अरे आप हाँ ना क्यों समझ रहे हो यार, आप लॉजिक समझो ना बेटा। अगर कल को इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा बता मुझे, फिर तू मुझे कहां ढूंढेगा एग्जाम में बता। मैं अगर तेरे को लग रहा है मेरी बात गलत है तो मुझे तू ऑब्जेक्शन कर कि अगर जो सवाल आपने अभी पूछा उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अदर वे में उसने पूछ लिया, आप तो ब्लैंक, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपको याद है हाँ या ना, पर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब नहीं पता क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो कॉन्सेप्ट समझो ना यार। फिर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन वो कितना भी घुमा फिरा ले आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आप समझो ना, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के रिलेटिव्स हैं लेकिन उसने नॉमिनी का नाम नहीं दिया तो ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी ये नहीं जानना चाहते आप, सिर्फ आप हाँ या ना जानना चाहते हो। मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी। अब मत पूछना कि ये किसको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। फिर क्यों बोल रहे हो ये बात कि सर हाँ या ना में बता दो खाली, लो बता दिया मैंने हाँ मिलेगी ग्रेच्युटी। अब यार मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरे केस को समझो कि अगर किसी व्यक्ति का रिलेटिव है लेकिन उसने नॉमिनी का नाम नहीं दिया, वॉट एवर द रीजन, वैसे तो देना ही होता है 1 साल के अंदर अंदर, आपने नहीं दिया तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका नॉमिनी कौन है, उसको मिलेगी ग्रेच्युटी। अब मैं जब ये कहता हूं कि कोर्ट डिसाइड करेगा तो इसका मतलब ग्रेच्युटी मिलेगी तभी ना कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं। अगर कोर्ट को जब ग्रेच्युटी मिलनी नहीं होती तो कोर्ट क्यों डिसाइड करेगा। तो आज अगर किसी व्यक्ति ने गर्लफ्रेंड का नाम दिया कि सब ये मेरी नॉमिनी है, ठीक है, क्योंकि आपका अभी कोई रिलेटिव नहीं था, एक्सेप्टेड, लेकिन आपकी शादी हो गई तो नॉमिनी का जो नाम आपने पहले दिया था वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया ना, क्योंकि रिलेटिव्स अगर है तो नॉन रिलेटिव नॉमिनी नहीं हो सकता, यानी वो नॉमिनेशन तो कैंसिल। टेक्निकली अभी क्या किस सिचुएशन बन गया, देयर इज नो नॉमिनी। अब चूंकि आपने नाम नहीं दिया तो अभी सिचुएशन है रिलेटिव है लेकिन नॉमिनी नहीं है। तो कल को अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो कोर्ट डिसाइड करेगा नॉमिनी कौन होगा। ग्रेच्युटी तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी मुझे बताओ, क्यों ना मिले आप एक रीजन बताओ। क्योंकि नॉमिनी का नाम नहीं दिया इसलिए। ये क्या बात हुई यार। हाँ आप सवाल मेरे से ये पूछो कि सर रिलेटिव भी नहीं, इसलिए मैंने वाइफ वाला हटाया इसमें से कि आप फोकस करे थे ना वाइफ पे, मैं आपको पूरे पे बता रहा हूं। और अब आपको जो सवाल पूछना था, हो सकता है आप यही पूछना चाहते हो, सवाल आपको यह पूछना चाहिए था कि सर किसी व्यक्ति ने 15 साल नौकरी कर ली, रिलेटिव भी नहीं है, और गर्लफ्रेंड का नाम मैंने दे रखा था लेकिन अब मैंने हटवा दिया क्योंकि मेरा हो गया ब्रेकअप, ठीक है। अब ग्रेच्युटी किसको मिलेगी, अब किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम दे किसको, नॉमिनी आपने बताया नहीं, जो बताया वो आपने हटा दिया, रिलेटिव आपका कोई है नहीं, तो ग्रेच्युटी हम दे किसको, इसीलिए ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। मतलब सरकार तो देना चाह रही है, एम्प्लॉयर तो, पर दे किसको, तो नहीं मिलेगा ग्रेच्युटी। समझ गए। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन है घुमा फिरा के लॉजिक क्लियर है ना आपको। फिर ऐसे नहीं करते बेटा, ये अब आगे से नहीं करना कभी भी। मुझसे कोई सवाल पूछो ना तो मैं तो पूरा ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। सर वीआरएस में कभी नहीं मिलेगी ना, क्यों, किसने बोला कभी नहीं मिलेगी। वीआरएस के ऊपर अलग से इतनी चर्चा करी, कहां थे आप। मैंने कहा था ना वीआरएस जब आप लो तो चेक कर लेना कि 5 साल आपके सर्विस के हो गए हैं, यदि हो गए तो मैं, क्योंकि वीआरएस वाला केस रिटायरमेंट में आता है, रिटायरमेंट में सारे केस आ गए, डेथ, डिसेबिलिटी और सुपर एन्यूशन के अलावा बाकी जितने भी केस हैं वो सब किस में आ गए, रिटायर। चाहे वो आपको नौकरी से निकाला हो, चाहे आपने रिजाइन करा हो, चाहे आपने वीआरएस लिया हो, कोई भी केस हो, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। 5 साल की कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या आपका डाउट, अक्षी डाउट क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना लिखो। आप बताओ और किसी का कोई डाउट है तो। वो बंदा जो ग्रेजुएटी अपने किसी गर्लफ्रेंड को दे रखा है वही किसी और उसकी वाइफ से शादी हो चुकी है, वाइफ का नाम होना चाहिए क्योंकि डाइवोर्स दे दिया उस टाइम पे पहले, डेथ होने से पहले, तो नाम उस गर्लफ्रेंड का रह चुका। वेट आप बहुत सारी चीजों को इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हो और एक छोटी सी बात भूल रहे हैं बार बार, जो मतलब 3 बार कह चुका, आप बार बार फिर वही गलती कर रहे हैं। जिस दिन आपकी शादी हुई उसी दिन गर्लफ्रेंड का नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया, बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का नाम, अब क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, अच्छी बात है, आपके मन में सवाल चल रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ही पुराना है। इसके बाद हम चर्चा कर चुके हैं, आपने उसको इनकॉर्पोरेट करके सवाल को चेंज नहीं करा, वरना आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। आज किसी व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दे दिया, दीदी
ओ दीदी, नम्र निवेदन है आपसे कि कृपया जब समझाऊं तब ना कॉपी करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट और बच्चों के होते हैं, वो आपके लिए भी रेलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कहीं लेके नहीं भागूंगा, क्योंकि इसको लेके भागने के लिए मुझे सारे इक्विपमेंट हटाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी भागूंगा तो यहीं से भागूंगा, आप वहीं पकड़ लेना। ठीक है, अगर भागूंगा भी तो बाई चांस लात भी उड़ा दोगे तो यहीं गिर जाऊंगा, तो मेरा कुछ होना ये यहीं रहेगा। तो आराम से लिख सकते हो, फिर भी ना मिले तो ये इसमें से बाहर निकाल के हम जेब में नहीं रख सकते, तो मेरे जाने के बाद स्क्रॉल करके लिख सकते हो, तो कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सुन लो, पहले आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दिया क्योंकि आपका कोई रिलेटिव नहीं था। ठीक है, जिस आप अब ये कह रहे हैं शादी हो गई, लेकिन वाइफ का नाम नॉमिनी में देने से पहले वाइफ को डिवोर्स दे दिया। ठीक है, 1 साल के अंदर नाम देना होता है, नहीं दिया मैंने, 6 महीने बाद ही वाइफ को डिवोर्स दे दिया, और पुराना नाम ही चल रहा है गर्लफ्रेंड का। करेक्ट, अभी डेथ हो गई तो अब तो गर्लफ्रेंड को मिलेगी ना। अरे जिस दिन शादी हुई उसी दिन आपका पुराना नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, वो उसी दिन कैंसिल हो गया, वो इनवैलिड हो चुका है उसी दिन। आप बताओ मत बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये सोचोगे सर चुपके चुपके चोरी चोरी हो जाए तो, मतलब प्यार तो प्यार था, गर्लफ्रेंड से था, रहेगा। अब शादी हो गई लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ, खत्म तो छोड़ो कम भी नहीं हुआ, तो मैंने नाम चेंज नहीं कराया और वाइफ को ये नहीं बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरा नाम नहीं दे रखा, किसी और का नाम है, और शादी में किसी को बुलाया नहीं। वाइफ से शादी करी मंदिर में छुपके छुपके चोरी चोरी, तो किसी को पता ही नहीं है कि आपकी कोई वाइफ भी है। मैं आपने तो नहीं पूछा, मैं ऐड कर रहा हूं, यानी मेरे एम्प्लॉयर को भी नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है। समझ गए आप? इसको फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, और भारत में फ्रॉड की सजा मालूम है आपको क्या है? 3 साल से लेकर 7 साल की जेल, और 3 साल की जेल से पहले पुलिस रखेगी थाने में, वहां जाओगे कूटे। समझे? आप समझ नहीं रहे, जो ये इस सिचुएशन है ये फ्रॉड कहलाता है, डायरेक्ट फ्रॉड है। 420 का आरोप लगेगा सीधा, क्योंकि आपने फैक्ट छुपाया। ये डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट का जो क्लॉज होता है वो आपने छुपाया। जब आप नॉमिनेशन, जब आप ग्रेचुइटी के लिए डिटेल देते हो ना, उसमें देना पड़ता है मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वो सही है। आपने कितना बड़ा फैक्ट छुपा दिया, क्योंकि मैरिज होते ही रिलेटिव आ गया ना, आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना, लेकिन आपने नहीं बताया, और आप सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड को पैसा मिल जाए, पहला पहला प्यार है जी। तो भाई साहब ये गलती नहीं कर देना, जब तक नहीं पकड़े जा रहे तब तक तो कोई नहीं, पकड़े गए तो आप तो निपट चुके हो, क्योंकि आप तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड जेल में रहेगी अब, क्योंकि वो भी क्राइम की पार्ट तो वो भी है ना। चलो उसने नहीं बताया, उसको तो डिस्क्लोज करना चाहिए था, चलो उस समय नहीं करा, क्योंकि शी वाज इन लाइक जो ना ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, बिकॉज यू गॉट मैरिड समवेयर एल्स, सो शी इज इन मेंटल ट्रॉमा, सो शी डिड नॉट डिस्क्लोज इट। लेकिन ग्रेचुइटी लेने के टाइम पर मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ गई, तब याद आया, तब तो नहीं था ना ट्रॉमा, था तो ग्रेचुइटी की याद कैसे आई? वो कह रही सर आई वाज इन मेंटल प्रेशर, तो दीदी पैसे लेने आए तब नहीं थे ना, तो तब बताना चाहिए था ना दैट आई एम नॉट द वाइफ। बताया आपने? नहीं। तो भाई साहब करप्शन को, उसका फ्रॉड का चार्ज लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। हाँ, पकड़े नहीं गए तो फिर तो क्या कर सकते हैं? अब चोर वो थोड़ी ना होता है जो चोरी करता है, चोर तो वो होता है जो पकड़ा जाता है। ठीक है, और बताएं, आज तुमने कितने लोगों को मार दिया नहीं? कितनी गर्लफ्रेंड, कितनी शादियां, कितनी डेथ, इतने क्राइम तुमने कभी करे नहीं होंगे। हाँ, पाप चढ़ेगा, पाप, उसकी फैमिली को नहीं पता, घोर पाप। बोलो बोलो, उसकी फैमिली कोई चिंता की बात नहीं। नॉमिनी दे रखा है, नॉमिनी का नाम बता रखा था क्या? नहीं बताया। फैमिली को, फैमिली है, कोई चिंता नहीं। एम्प्लॉयर आपकी फैमिली ढूंढ के अपने आप पैसे दे देगा, वो नहीं देता है, और देगा देगा, आप निश्चिंत रहो, देगा। क्यों? फ्रॉड, फ्रॉड है। हाँ हाँ, हंसने की बात नहीं, सच में, क्योंकि आज नहीं पता चलेगा, कभी तो पता चलेगा, जब तक नहीं पता चल रहा तब तक कोई बात नहीं। फ्रॉड, और मालूम विद ब्याज पैसा देना पड़ेगा बाद में, यानी अरे यार फैमिली कब तक नहीं पता चलेगा यार, मुझे बताओ। चलो उस समय नहीं पता चला, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, भगवान सब देखता है। कोई ना कहीं, किसी ना किसी के थ्रू तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी कि यार ग्रेचुइटी जैसा प्रावधान, बच्चे बड़े होंगे तब पता चल जाएगा, कभी तो पता चलेगा। तो जिस दिन पता चला और उसने जाके एम्प्लॉयर को बोल दिया और कोर्ट में चला गया वो बंदा, तो भाई साहब कोर्ट आपको पैसा दिलवाएगा और विद ब्याज दिलवाएगा, आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। पर वो तो जब पता चलेगा तब पता चलेगा। एक मिनट, ये जरा दीदी को निपटा दूं। हाँ, हो गया। हाँ, कि मेरा कि सर्कस इंडस्ट्री में ग्रेजुएटी कैसे?
क्यों नहीं हो सकती है, मुझे ये बताओ जरा। क्योंकि वो तो 5 साल से कम। किसने बोला आपको? ये आप लाते कहां से फैक्ट्स? यार आप रैंडमली कोई चीज बोलोगे तो मैं कैसे, आपको क्या पता, आपने कोई सर्कस इंडस्ट्री के एक भी एम्प्लॉय को जानते हो तो बता दो आप, या एम्प्लॉयर को जानते हो तो बता दो आप। सर्कस मतलब ये मतलब सर्कस 10-10 साल तक चलती है यार चलते हैं, मतलब एक ही जगह सर्कस 10 साल तक चले उससे क्या मतलब है यार? अलग अलग जगह सर्कस नहीं होती है क्या? जंबो सर्कस है, जंबो सर्कस है एक जयपुर में, कितने सालों से आ रही है? पिछले 30 सालों से। मैं जब 6 साल का था तब मैं पहली बार जंबो सर्कस में गया हूं, और आप कह रहे हो सर्कस नहीं चलती। 6 साल का था मैं जब, मात्र, यानी आज से कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तब पहली बार जयपुर में मैंने देखी वो, तो मतलब मेरे से पहले भी आ रही होगी, उससे पहले मैंने होश नहीं संभाला या मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तब की बात, और अभी तक आ रही है, अभी कुछ महीनों पहले लगी है जंबो सर्कस जयपुर में, चल रही है। अब आप ये मत बोलो कि एक ही जगह चले, सर्कस है उसका काम ही ऐसा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन तो है ही ना, कहीं तो उनका भी एक ऑफिस होगा जहां से वो कंट्रोल करते होंगे पूरा, वो है। और बताओ। सर जैसे नॉमिनी है कोई और वो अपन किसको डाल के गए नहीं, उसके बाद में जो नॉमिनी फिर कहां है? जब आप नाम ही नहीं बता के गए तो नॉमिनी कहां है? रिलेटिव्स है, हाँ ठीक है। तो फिर अपन कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट के अंदर जो कॉस्ट वगैरह आ रही है सारी ग्रेचुइटी वगैरह वो कौन देगा? वही देगा आपके हिसाब से किसको देनी चाहिए? रिलेटिव वगैरह। बस खत्म। एम्प्लॉयर की तो गलती है नहीं, एम्प्लॉयर ने तो बोला नहीं था, वो तो कह रहा था नॉमिनी बना। जब तुम्हारा मरने वाला व्यक्ति नॉमिनी बनाकर नहीं गया तो एम्प्लॉयर की गलती तो है नहीं। कोर्ट केस चल रहा है तुम्हारी वजह से, एम्प्लॉयर कह रहा है मैं तो ग्रेचुइटी देने को तैयार हूं, एम्प्लॉयर तो कह रहा है मैं ग्रेचुइटी देने के लिए मना ही नहीं कर रहा। उसकी तो गलती तब निकाले ना जब वो बंदा क्या मैं ग्रेचुइटी नहीं दूंगा, वो कह रहा है ले लो भाई ग्रेचुइटी, में देनी किसको ये तो बताओ, ये तो बताओ। तुम्हारे 10 रिलेटिव है, सारे नॉमिनी, क्योंकि आदमी के मरने के बाद अगर पैसा ज्यादा होता है ना तो 2-4 रिलेटिव तो उसी दिन पैदा भी हो जाते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उनका जन्मदिन ही उस दिन ही आता है ना। हाँ एक्चुअल में 10 बाप 10 बेटे बनने को रेडी हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट की गलती, वो एम्प्लॉयर की गलती थोड़ी ना है, तो जो रिलेटिव है वही उठाएंगे खर्चा, जो अपने आप को कोर्ट में नॉमिनी के तौर पे पेश कर रहा है वो उठाए खर्चा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? माइनर कौन है? जो नहीं, अरे वो तो मुझे ही पता है, माइनर का मतलब बच्चा होता है यार, मतलब रिलेटिव की बात कर रहे हो तो उसमें क्या लेना देना, रिलेटिव है तो है, वो बच्चे से क्या मतलब है, खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर क्यों उठाएगा? तो आप बच्चे उसका खामियाजा मैं थोड़ी उठाऊंगा यार, मेरी गलती हो तो आप मेरे ऊपर कॉस्ट डालो ना। तो बेटा ऐसा है फिर ऐसा है, देख अगर बाई चांस ये छत गिर जाए तो, ये सब निपट जाए और मैं बच जाऊं तो, मैं निपट जाऊं तुम बच जाओ तो, सड़क ऊपर उठ जाए भूकंप आ जाए बराबर में आ जाए तो, अब ऐसे तो कहीं भी लगाते जाओ यार, इस तो का कोई अंत थोड़ी ना यार। अगर ये तो, अब आप वो सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब आपको पता है, जब आपको पता है यार एक गाड़ी में 6 लोग जा रहे थे, 6 के 6 फैमिली के थे, यानी माता पिता और मतलब पति पत्नी, उनके माता पिता और 2 बच्चे, और गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई, सब मर गए। अब नॉमिनी कौन बने? तो अब कोई नहीं बनेगा यार, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी किसी को, बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें सवाल क्या पूछना है यार, ये तो इम्प्लाइड क्वेश्चन है बेटा। सबको मिलता है मेरे बेटे, सबको क्यों नहीं मिलेगा? उनको इंसान नहीं है क्या? एम्प्लॉय नहीं है क्या? क्यों ना मिले? मुझे एक बात बताओ, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कल की क्लास में नहीं थी फिर आप? मैंने नहीं थे, मैंने कल ही एक सवाल कहा था कि इर्रिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ वर्क, कहा था ना मैंने, काम आप कोई सा भी करें। अरे एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, नहीं पढ़ाई थी क्या? लिखा था ना डूइंग एनी काइंड ऑफ द वर्क। कल बोला भी था कि पियोन से लेकर सीईओ तक सबको मिलेगा, तो फिर क्यों पूछे? हाँ चल तू भी पूछ ले, एक आध मुहूर्त तो तू भी करके जा, आया तो खाली आज अच्छा नहीं लगता, घर वाले सवाल पूछेंगे क्या लाया वहां से। 2-4 रिलेटिव है, नॉमिनी है ना, रिलेटिव है, ठीक है, हाँ चलेगा तो चलेगा। कौन? एम्प्लॉयर को देगा, उसकी गलती नहीं है सर। 10 साल बाद फैमिली को पता चला, वाह, और एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी बंद कर दी, बहुत बढ़िया, इस सवाल पे तालियां। देखो बेटा ऐसा है, जो क्लास में ताली नहीं बजाता या धीरे बजाता है, अगले दिन में ताली बजाने का काम मिलेगा। एक तो और ये जो धीरे धीरे बजा रहे हैं ना, ये सारे इसी कैटेगरी में नहीं बजाने वाली में ही,
ये याद रख लेना, बाद में फिर तुम बोलो सर हमें बताया नहीं पहले। मैंने बताया था पहले। ये भगवान का डायरेक्ट मैसेज है तुम्हारे लिए। किसी की तारीफ के चक्कर में तुम ताली नहीं बजा रहे बेटा, फिर देखो बिना बात के ताली बजाओगे। सर मेरी, अरे सुन रहा हूं बेटा, सबके सवाल लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करो, जाऊंगा नहीं उससे पहले। आप घबरा क्यों रहे हो? आकाशी कह रही है अरे मेरी भी सुन ले भाई, आपसे पहले पार्थ का सवाल पेंडिंग पड़ा है और आपके डाउट लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करो। पार्थ ने बोला है बिल्कुल पता चला तो 10 साल बाद कंपनी भी बंद हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रावधान है कि अगर कंपनी जिस दिन बंद होती है तो उसके बाद भी उसके डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है उन सारी लायबिलिटीज के लिए जो कि उस कंपनी के बंद होने से पहले की है। समझे आप? यानी डायरेक्टर्स जब कंपनी बंद होती थी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने सारी लायबिलिटी जीरो कर दी, तो ये भी करके जानी चाहिए थी ना जीरो। नहीं करके गए ना तो फिर कंपनी भाई साहब पुलिस पकड़ लाएगी कहीं से भी, आप चिंता मत करो, पैसा मिलेगा। हाँ आकाशी की बात सुनते हैं। हाँ हाँ दीदी सुनाए। इतना गुस्सा होने की जरूरत क्या थी बेटा? तो गुस्सा काहे हुए पहले बताओ। ओ सॉरी सॉरी। हाँ चलो ये बड़ी अच्छी बात है, नॉमिनी पहले निपट ले तो हाँ हाँ इसमें ये तो हो सकता है। तो फिर नॉमिनी चेंज कर देंगे ना बेटा, नॉमिनी का नाम चेंज कर दो, दूसरा नाम रख दो किसी और, दूसरा नाम डाल दो किसी और का, उसमें कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है ओके बेटा ऐसा है। अब मैं जो भी बताऊंगा कल बताऊंगा, क्योंकि अब समय सीमा से चली गई। दूसरा टीचर ना, मेरे को उनकी भी क्लास है, दूसरा टीचर को भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं।